ब्रिटिश ने उड़ीसा पर तब तक राज किया जब तक भारत इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा की क्या स्थिति थी, ब्रिटिश ने किस तरह इसे ऑक्यूपाई किया और इसे एक्सप्लॉइट किया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उड़ीसा, जो कि आज के समय पूर्व तट पर स्थित है, परंतु ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था, जो कि 1803 सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान ऑक्यूपाई किया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा को 3 एडमिनिस्ट्रेट में बांटा गया था। नेम था कटक, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, और गंजाम और कोरापुट, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था, और लास्ट एडमिनिस्ट्रेट जो कि सेंट्रल प्रोविंस था, संबलपुर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बताना चाहूंगा जो मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ। पहला है प्रोविंस, जिसका अर्थ है एक ऐसा एरिया जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्ट रूल किया जाता था या फिर एडमिनिस्ट्रेट या फिर मैनेज किया जाता था। और सेकंड है प्रिंसली स्टेट, एक ऐसा एरिया जो कि लोकल महाराजाओं द्वारा मैनेज किया जाता था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और थर्ड है प्रेसिडेंसी, जो कि हमारे भारत को 3 एडमिनिस्ट्रेट या फिर मैनेजिंग एरिया में डिवाइड करता था। पहला है बंगाल प्रेसिडेंसी, सेकंड है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और थर्ड है मद्रास प्रेसिडेंसी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट थे। साल 22 मार्च 1912 उड़ीसा और बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण माना जाता है कल्चर और लिंग्विस्टिक डिफरेंस। जी हाँ, उड़ीसा और बिहार के डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नया प्रोविंस बनाते हैं, जिसका नाम उड़ीसा एंड बिहार प्रोविंस है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उड़ीसा एंड बिहार का कॉमन कैपिटल पटना था। उड़ीसा और बिहार में बढ़ती राष्ट्रवादिता के कारण स्थानीय नेताओं ने अलग होने की मांग की। यहाँ कल्चर और रिलीजन के बेसिस में तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा। यदि कोई बंदा इसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसे सप्रेस कर दिया जाता था या फिर बुरी तरह से पनिश किया जाता था। कुछ सालों बाद 1 अप्रैल 1936 बिहार और उड़ीसा प्रोविंस सेपरेट होकर उड़ीसा प्रोविंस और बिहार प्रोविंस बनाते हैं। यहाँ मैं प्रोविंस शब्द का यूज कर रहा हूँ, इसका अर्थात उड़ीसा और बिहार सेपरेट तो हो गए परंतु अभी भी ब्रिटिश के अंडर में ही थे। अलग होने का मुख्य कारण यह माना जाता है कि उड़ीसा और बिहार अपनी पहचान बनाना चाहते थे, अर्थात डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस बनाना चाहते थे। इसी साल से 30 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमें पता चलेगा 1865 उड़ीसा फेमाइन, जिसको वल्नरेबल डेथ भी माना जाता है, अर्थात मोर प्रोबेबिलिटी फॉर डेथ। उड़ीसा फेमाइन जो हिस्ट्री में सबसे डेवास्टेटिंग फेमाइन में से एक है। इसी ग्रेट फेमाइन को नाअंका धुर्विख्याता के नाम से भी जाना जाता है। इस फेमाइन का मुख्य कारण बताया जाता है कि क्रॉप फेलियर, सूखा और आर्थिक स्थिति के कारण उड़ीसा में फेमाइन आई थी। इसका मुख्य कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो कि 1 लाख टन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहां उड़ीसा में फेमाइन हो रही थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिश ने फ्रेंच को 1 लाख टन ट्रांसपोर्ट किया था। इसी के 1 साल बाद 1865 फॉरेस्ट एक्ट लागू किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना किसी संकोच के फॉरेस्ट पर अपना हक जमा सकती थी। उनका एम ये नहीं था कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, फॉरेस्ट को काट कर कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट किया जाए, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में यूज लाया जाए और इससे यूरोप में कई अच्छे दामों पर बेचा जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फॉरेस्ट एक्ट के कारण फार्मरों की कई जमीन ले ली गई, पेड़ों को काटकर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को तो बढ़ाया जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट को इसलिए काट रही थी जिससे क्रॉप तो उगाया जा सके, परंतु कमर्शियल क्रॉप जैसे कि जूट, कॉटन और शुगर कैन, जिसको बाहर देश में एक्सपोर्ट किया जाए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि खाने की कमी होने लग गई। फेमाइन का तीसरा पॉइंट भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, लैक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और फोर्थ रीजन माना जाता है कि उड़ीसा उस समय पर बाकी प्रोविंस के मुकाबले आइसोलेट था, जिसके कारण उम्मीद मिलने की कोई संभावना नहीं थी। यही फेमाइन ने मिलियन ऑफ पीपल को अपनी चपेट में लिया, था 1/3 पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के लोग अकाल के समय अपनी शक्ति दिखाई। उनकी कहानी और संघर्ष भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित और शिक्षित करती रहेगी। उड़ीसा में ब्रिटिश अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश इंडिया को सिविलाइज करना चाहते थे, जिसके कारण इंडिया एजुकेटेड हो और गवर्नमेंट ऑफिस में काम करे या फिर आर्मी ज्वाइन करे। सरल भाषा में उनका एम ये था कि इंडिया को एजुकेटेड बनाकर अपने अंडर में काम किया जाए। क्या आपने सोचा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्राइबल कम्युनिटी की क्या स्थिति रही होगी? फॉरेस्ट एक्ट के कारण ट्राइबल कम्युनिटी का गुजारा एग्रीकल्चर या फिर खेती से होता था। फॉरेस्ट कटने के बाद और सेल के लिए यूज करने के बाद वे लोग वर्किंग एज अ लेबर करने लगे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है, यहाँ जो मैं 6 वर्डों का यूज कर रहा हूँ उड़ीसा, क्या इसका नाम एंशिएंट में भी वही होगा? जैसे कि हमें पता है उड़ीसा पर कई राजाओं ने रूल किया और इसी के साथ साथ उड़ीसा के कई नाम भी बदले होंगे। हिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से वर्तमान उड़ीसा का नाम कलिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलिंग नाम कलिंग लोगों से लिया गया है जो उस जगह पर रहते हैं। समय के साथ ओडा और उड़ा नाम के क्षेत्र से जुड़ गया जो अंततः उड़ीसा बन गया। यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा के टाइम के हिसाब से कई नाम बदले गए हैं। ऐसे ही हमने बात किया था उड़ीसा बाकी स्टेट के मुकाबले आइसोलेट था, जिस पर रूल सबने किया, चाहे वो मुगल हो, मराठा हो या फिर ब्रिटिश हो, परंतु डेवलपमेंट के लिए नहीं,
एक्सप्लोटेशन के लिए। इवेंचुअली अंग्रेजों का समय समाप्त हुआ। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। यदि आप उस समय देखोगे तो उड़ीसा सबसे गरीब स्टेट में आता था, करीब 34% लिटरेसी रेट। इनफैक्ट गरीब हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने उड़ीसा विजिट करने के बाद दिया। तो मुख्य कारण ये था कि उड़ीसा पर तब के समय ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी रहते थे। यदि आप देखोगे तो उड़ीसा में बहुत से साइक्लोन आते हैं, क्योंकि उड़ीसा कोस्टल एरिया में सिचुएटेड। ब्रिटिशों ने उड़ीसा पर जितना डेवलपमेंट किया वो साइक्लोन द्वारा कोलैप्स हो जाता था। आप यहाँ पर विश्वास नहीं करोगे कि उड़ीसा में इतने साइक्लोन आते हैं। आप छोटा सा गूगल सर्च मार के भी देख सकते हैं। ये कुछ मेजर साइक्लोन है जो 2019 से लेकर 2024 तक है। आप ये दाना नामक साइक्लोन को तो जानते ही होंगे, जो कि सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड में था। साइक्लोन के कारण से उड़ीसा की 90% पॉपुलेशन गरीब थी, जहाँ पर डेवलपमेंट ना होने के कारण बच्चे लिटरेट नहीं हो पाते थे और अपने डेली कंज्यूमिंग कैलोरी तक पूरा नहीं कर पाते थे। उड़ीसा पर मेजर ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, परंतु सरकार ये जानती थी कि उड़ीसा पर रिसोर्स की कमी नहीं है। ज्यादातर आज के समय केवझर, कोरापुट और अनुगुल में बहुत से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उड़ीसा में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। उड़ीसा में भारत का 98% क्रोमाइट, 52% बक्साइट, 33% आयरन और 22% कोल पाए जाते हैं। साल 1956 में फर्स्ट माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप होती है, जिसका नाम ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन था, OMC। OMC की स्थापना उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी। माइनिंग के कारण इकोनॉमिकली और सोशली उड़ीसा को बढ़ावट मिली और इंडस्ट्री होने के कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली। लेकिन ये सिस्टमैटिक वे में ना होने के कारण अमीर और अमीर होते गए और गरीब होते गए। उड़ीसा जो कि आज के समय एवरग्रीन क्लाइमेट में कैटेगरी में आता है। उड़ीसा आज के समय एक कोस्टल स्टेट है, जो कि 450 किलोमीटर कोस्टल एरिया ऑक्यूपाई करता है। इसी कारण से यहाँ पर साइक्लोन आने की संभावना बहुत है और गर्मी का मौसम खत्म होने वाला होता है और ठंडी के मौसम शुरू होने वाली होती है। आपने ये बुक में भी पढ़ा होगा, यदि जमीन गर्म होती है तो वह जल्दी भी ठंडी हो जाती है, परंतु यदि पानी एक बार गर्म हो जाए तो उसको ठंडा होने में बहुत सा समय लगता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे भारत में गर्मी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम होने के कारण बे ऑफ बंगाल में पानी गर्म हो जाता है और जब ठंडी की शुरुआत होती है तब पानी तो गर्म रहता है, परंतु ठंडी की शुरुआत के कारण भारत की जमीन ठंडी हो जाती है, जिसके कारण लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगता है। बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और भारत पर लो प्रेशर, जिसके कारण हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करती है। उड़ीसा कोस्टल एरिया होने के कारण यहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से उड़ीसा में जो भी डेवलपमेंट होता है वह साइक्लोन के कारण कोलैप्स हो जाता है। इवन 1999 में जो साइक्लोन आया था, जिसका नाम सुपर साइक्लोन था, इसने इतनी तबाही मचाई, उड़ीसा के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर दिया और 1 लाख लोगों की डेथ हो गई। पॉलिटिकली देखा जाए तो उड़ीसा कोई स्टेबल स्टेट नहीं था। यहाँ पर 6 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। पार्टी में इनिशियल से कांग्रेस और जनता पार्टी रूल करती आई है। तो यहाँ पर 1947 से लेकर अर्थात भारत आजाद होने के पश्चात 2000 तक उड़ीसा अंडर डेवलप रहा है। लेकिन लेट 90s में उड़ीसा को एक ऐसे सीएम मिले जिससे उड़ीसा में एक उम्मीद जगी कि अब कुछ हो सकता है। इनका नाम था बिजू पटनायक, जिन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से उड़ीसा में फर्स्ट एविएशन प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। वे और कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते। 1997 में उनकी डेथ होगी। अभी तक के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला कि उड़ीसा की ब्रिटिश राज के दौरान क्या स्थिति थी, किसने इस पर रूल किया और कैसे ये एक्सप्लॉइट हुआ, आपको यदि ये अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।